तो अभिनंदन है आप सभी का मेरे फिर से एक एजुकेशनल वीडियो में। इस वीडियो में हम आप लोगों से बात करना चाहेंगे जो न्यू सेशंस का बैच जो है हम लोग तो स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस साल आपको पूरी केमिस्ट्री यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। तो हमने बीड़ा उठाया हुआ है, बाकी आपकी मर्जी, आप साथ देंगे तो हम आपके पूरे केमिस्ट्री को मतलब 16 चैप्टर को आपके फ्री में पूरे यूट्यूब पर हम बढ़िया से बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस के साथ, आंसर्स के साथ, प्रैक्टिस के साथ, मतलब सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप लोग डरते हैं उस बात के लिए भी आप लोग निफिक्र रहिए, क्योंकि हम आज ही से या कल से मानकर चलिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मत डरिए। वैसे थोड़ा सा भी आप लोगों को चिंता नहीं करना है, आप लोग मेरे साथ आज से स्टार्ट करिए। कॉपी पर आप लोग पहले चैप्टर का हेडिंग लगाइए और हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। जहां पर दिक्कत परेशानी होगी, क्लास 11th के टॉपिक भी होंगे तो हम पूरे डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि जो ऑफलाइन बैच होते हैं, जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं, वहां पर टाइम का अभाव होता है। बहुत मतलब 1 घंटा में सारी आप अपनी कर्तव्य दिखाकर निकल जाइए। 1 घंटा में थोड़ी होता है, 1 घंटा में नहीं होता है। हम लोग आधा अधूरा बात कर पाते हैं, आधा अधूरा बात नहीं कर पाते हैं। तो बाकी इस पर हम लोग बेहतर क्वालिटी के साथ, बेहतर ढंग के साथ बातचीत करेंगे आप लोगों से। तो आपसे विनम्रता भाव से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे साथ दीजिएगा। हम आपकी पूरी तरह से केमिस्ट्री का बेड़ा उठाएंगे और पूरी तरह से संपूर्ण खत्म करने की भरपूर प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर का नाम होगा ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में यह चैप्टर जो होता है तथा कथित तौर पर 4 नंबर के पूछे जाते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो ये बताया गया है कि इस चैप्टर से आपको 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जो परीक्षा का पैटर्न है, जो परीक्षा जिस प्रकार से लिया जा रहा है, बाय 1 गेट 1 करके, एक पर एक फ्री करके लिया जा रहा है, मतलब 4 क्वेश्चन के बजाय 8 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। मतलब 200 नंबर के 140 नंबर के परीक्षा हो जा रहे हैं। क्वेश्चन की मात्रा जो है डबल हो जा रही है। तो मानकर चलिए कि यहां से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में, क्लास 12th के सिलेबस में, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम क्लास 12th के सिलेबस, क्लास 12th के लेवल की ही बात करेंगे। क्लास 11th और 12th लेवल पर ही बात करेंगे। जब एडवांस टॉपिक की बात होगी, जब एडवांस टॉपिक की बात होगी तो हम आपको पहले ही सूचित कर देंगे कि एडवांस टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा या बोर्ड लेवल पर नहीं पूछा जाएगा। ये बात हम आप लोगों को क्लियर करते चलेंगे। लेकिन ये अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, मानकर चलिए कि बोर्ड लेवल का ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th पर कैसे पढ़ाया जाता है, कौन कौन से टॉपिक हमारे बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछेगा, उन सारे टॉपिक को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे और बात करते चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन 1 है, चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, इंग्लिश में हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं। अब इस चैप्टर में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो पहला टॉपिक हमारा होगा ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण। मतलब पहले टॉपिक में हम लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, यानी कि ठोस का परिचय पढ़ना है, और साथ ही साथ ठोस के हल्का फुल्का गुण पढ़ना है, ठीक है ना। ठोस के गुणों पर कंप्लीटली रूप से गुण पर चर्चा नहीं करना है, 2 ही गुण पर चर्चा करना है यहां पर। ठोस अवस्था के, ठोस के 2 गुण के विस्तृत जानकारी हम लोगों को प्राप्त करना है। बाकी हम लोग समझेंगे कि ठोस के पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं टॉपिक 1 में, जिस टॉपिक का नाम होगा ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण। दूसरा टॉपिक है अक्रिस्टलीय एवं क्रिस्टलीय ठोस। मतलब यहां पर हम लोगों को सॉलिड स्टेट को, सॉलिड को क्लासिफाई करेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा का टॉपिक होगा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण।
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है हमारा क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका। क्रिस्टल जालक पढ़ेंगे हम लोग और एकक कोष्टिका के बारे में आप लोगों से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पांचवा, एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना करेंगे हम लोग। छवा होगा निविड़ संकुलित संरचना, क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठोस के कैसे बंद आकृति होती है, सघन आकृति होती है। सातवां नंबर संकुलन क्षमता के बारे में डिस्कस करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आठवां टॉपिक होगा एकक कोष्टिका में बीमा संबंधित गणना करेंगे हम लोग। नौवां टॉपिक होगा ठोस में अपूर्णताएं, डिफिशियंसी ऑफ सॉलिड, डिफिशियंसी इन सॉलिड बोल सकते हैं आप लोग। 10वां नंबर होगा ठोस का विद्युतीय गुण और 11वां नंबर होगा ठोस का चुंबकीय गुण। मतलब ये चैप्टर 1 के 11 टॉपिक है। इस टॉपिक से हम लोगों को 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 11 टॉपिकों से। बात करेंगे हम लोग एक एक करके, आप लोगों के साथ पूरी तरह से डिस्कस करने का भरपूर प्रयास रहेगा, बेहतर क्वालिटी से प्रयास रहेगा। आपको सारी बातें समझाते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन आंसर की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आंसर तो बल्क में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, पहला टॉपिक है ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे, थोड़े से आपको पीछे की ओर ले चलना चाहेंगे पदार्थ के बारे में। वहां से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और पदार्थ के बारे में आप लोगों से थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पहला टॉपिक है पदार्थ। अब हम ये नहीं बताएंगे कि पदार्थ क्या होता है, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि दुनिया के हर एक पदार्थ की उदाहरण होती है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और किसी स्थान पर रख दिया जाए तो अपने अनुसार जगह छेकती है, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पदार्थ की जो मुख्यतः अवस्था होती है, 3 अवस्थाएं होती है। एक तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस होता है। अब ये छोड़ दीजिए सारी बातें, हम जो समझाना चाहते हैं वह आप लोग समझिए, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब आप लोग सोचते होंगे कि हमने डिफिनीशन बोला कि दुनिया की हर एक वो वस्तु, दुनिया में जितनी भी वस्तु आप अपने ज्ञान इंद्रिय के द्वारा देख रहे हैं, समझ जाइए कि वो सारी चीजें क्या हैं। तो वो सारी चीजें भैया हमारे पदार्थ की एक उदाहरण होती है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं क्या। तो केमिस्ट्री के अंदर केवल और केवल हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब आप सोचिए ना, दिन भर के अंदर, पूरे 24 घंटा के अंदर आप अनगिनत पदार्थों से आप मुलाकात होती होगी, अनगिनत पदार्थ को आप छूते होंगे, अनगिनत पदार्थ को आप फील करते होंगे, अनगिनत पदार्थ को आप देखते होंगे, बहुत सारे पदार्थों को आप अपने दैनिक जीवन में यूज भी करते होंगे। अब इन्हीं पदार्थों के बारे में हम लोगों को केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। अब इतने सारे पदार्थों को आप पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठेंगे कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे प्रोसेस हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो उन्हीं सारी बातों पर इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब वैज्ञानिक के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा यह हो गया, पदार्थ के डिफिनीशन देने के बाद दुनिया का हर एक वो वस्तु पदार्थ की उदाहरण होती है जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। इस लाइन को बोलने के बाद वैज्ञानिक लोग के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा यह हो गया कि अब बहुत सारे पदार्थ हैं, कैसे एक ही के मतलब कैसे पढ़ा जाए। तो वैज्ञानिक लोगों के दिमाग में प्रश्न चिन्ह ये प्रश्न आया, इसका उत्तर ये आया कि हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं, हम लोग बांट देते हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं और सारे पदार्थों के बारे में हम लोगों की जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसके जगह पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े बांट कर हम लोग पढ़ेंगे, ताकि
होगा क्या? तो होगा ये कि हम लोग बेहतर से पदार्थ के बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। अब इस चक्कर में वैज्ञानिक लोगों ने बताया कि पदार्थ की जो मुख्यतः होती है वो तीन अवस्था होती है। एक तो ठोस होता है, दूसरा द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। अब बांटने का तो रीजन ये पता चल गया कि पदार्थ को किस रीजन से काहे बांट दिया गया। तो बांट इसलिए गया कि बहुत सारे पदार्थ थे और उन सारे पदार्थों के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। उन सारे पदार्थों के बारे में आप लोगों को नॉलेज प्राप्त करना है, नॉलेज लेना है। अब पूरे के बारे में लेते चले जाएंगे तो आपकी पूरे जीवन बीत जाएगा और पूरे तरह से किसी एक पदार्थ के बारे में जानकारी बढ़िया से प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस चक्कर में पदार्थ को वैज्ञानिक लोग बांट दिया। अब बांटने का आधार क्या था? किस बेसिस पर बांटा गया पदार्थ को? किस बेसिस पर, किस आधार पर बांटा गया? वो आधार क्या था पदार्थ को बांटने का? तो भैया वो आधार था पदार्थ के अंदर उपस्थित कण की स्थिति, कण के पोजीशन के आधार पर, पार्टिकल्स के आधार पर, कण के स्थान के आधार पर पदार्थ को वैज्ञानिक लोगों ने बताया कि पदार्थ जो होते हैं मुख्यतः तीन अवस्था होते हैं। एक तो ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस होता है। उम्मीद करते हैं कि अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे आप लोग। तो डाल्टन साहब क्या बताए थे? तो डाल्टन साहब यही बताए हैं कि दुनिया की हर एक वो वस्तु छोटे छोटे कण से मिलकर बनी होती है। हम लोग पहले के जमाना में बोलते थे, पहले के लोग बोलते थे कि दुनिया के हर एक पदार्थ 5 चीजों से मिलकर बनी होती है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। लेकिन ये तो भैया हमारे शास्त्र की बात तो होती है, हम लोग शास्त्र की बात नहीं करेंगे, हम लोग तो विज्ञान की बात करेंगे, ठीक है ना। तो लोग बताया, परमाणुवाद सिद्धांत बताया, डाल्टन साहब ने बताया कि दुनिया की हर एक वो वस्तु, वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो, छोटे छोटे कण से ही मिलकर बनी होती है। अब उसी कण के सजावट के आधार पर, पदार्थों के अंदर उसी कण के सजावट के आधार पर दूसरे वैज्ञानिक लोगों ने बताया कि पदार्थ की प्रमुखतः 3 अवस्थाएं होती है। उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको, आपके दिमाग को टच कर रही होगी। हम जो बता रहे होंगे वो आप फील कर पा रहे होंगे इन सारी बातों को, ठीक है ना। तो देखिए ना, देखिए होता है क्या, पदार्थ 3 अवस्था में बट गए। एक तो ठोस हो गया, दूसरा द्रव हो गया और तीसरा गैस हो गया। अब ठोस में जो कण होते हैं, कोई भी दुनिया का कोई भी ठोस क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी, मतलब इस वर्ग के अंदर जब वैज्ञानिक लोगों ने बांटा कि पदार्थ 3 अवस्था होती, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो इस अवस्था के अंदर उन सारे पदार्थ को रखा गया, उन सारे पदार्थों को इस पार्ट के अंदर रखा गया जो भैया देखने में टाइट हो, एकदम टाइट हो, हार्डनेस जिसके पास हो, हार्डनेस जिसके पास हो। और इन दोनों के अंदर उन सारे पदार्थों को रखा गया जो तरल पदार्थ हो, जिसमें बहने की प्रवृत्ति हो, जिसमें उड़ने की प्रवृत्ति हो, इन सारे के अंदर रखा गया। लेकिन इसके अंदर क्या रखा गया? तो इसके अंदर उन सारे पदार्थों को कलेक्ट करके इस पार्ट के अंदर रखा गया जो भैया हार्ड हो, जिसके पास कठोरता हो, जिसके पास दृढ़ता हो। उन सारे पदार्थों को इस भाग के अंदर रखा गया, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर नहीं, इस भाग के अंदर रखा गया। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। गौर से सुनिए आप, गौर से सुनिएगा आप लोग। अब कोई पदार्थ हार्ड कब होगी, हार्डनेस उसके पास कब आएगा, हार्डनेस कब, आप वही लोग सोचिए ना। देखिए ना भैया, ये देखिए कैसे होगा सिस्टम। हमारे पास 2 मार्कर है, देखिए कैसे हार्ड होगा और कैसे भैया ये दबेगा, कैसे दबे। जो हार्ड होगा वो दबेगा नहीं, और जो भैया हार्ड नहीं होगा वो दबेगा।
अब देखिए आप लोग, जैसे मान लेते हैं कि ये दोनों मार्कर एक दूसरे के ऊपर हैं, इस तरह से, एक यहां पर है और एक यहां पर है। अब इसको आप दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा। ये दोनों कहां से कि दोनों के बीच स्पेस है, दोनों के बीच जगह है, तो ये दबाएंगे तो क्या होगा, दब जाएगा। दबने का मतलब क्या, ये हार्ड नहीं है, लेकिन यही दोनों मार्कर जब एक दूसरे के ऊपर हो तो आप दबाइए ना भैया हमारे, आप इस तरह किसी भी तरह से दबाते रहिए, क्या ये दबेंगे, मतलब ये दबेंगे नहीं तो मतलब ये क्या है, ठोस है। लेकिन भैया हमारे जब ये दब जा रहे हैं, पास पास और आने की कैपेसिटी है इन दोनों के पास, तो समझ जाइए कि या तो इसके अंतर्गत आएगा नहीं तो इसके अंतर्गत आएगा। लेकिन जो दबेगा नहीं भैया हमारे, जो दबेगा नहीं, देखिए ना कहां दब रहा है भैया हमारे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, मतलब ठोस के अंदर जो कण होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे जिनसे ठोस मिलकर बना है, वो बहुत पास पास होंगे, एकदम नियरेस्ट नियरेस्ट होंगे, इतने पास पास होंगे कि दो कणों के बीच की जो दूरी होगी वो लगभग ना के बराबर होगी, वो लगभग ना के बराबर होगी। दो कणों के बीच की जो दूरियां होगी वो लगभग ना के बराबर होंगे, कहां पर, ठोस में। तभी तो देखिए ना भैया, हम एक ठोस बनाने का प्रयास किए हैं, ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट डॉट क्या है, तो ये डॉट डॉट भैया कण है। देखिए इसमें कण कैसे एक दूसरे से भैया हमारे चिपके हुए हैं, लग रहा है कि भैया हमारे एक ही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन ये सारे भैया अलग अलग हमने बनाया है, ठीक है ना। जबकि यहां पर देखिए आप लोग, लिक्विड के अंदर जो कण है एक दूसरे से थोड़े से दूरी पर हैं, कण जो है देखिए ना एक दूसरे से थोड़े से दूरी पर, यहां पर भैया दो कणों के बीच की दूरी की बात की जाए तो इतनी सी है, जबकि यहां पर दो कणों के बीच की दूरी की बात की जाए तो इतना सा है। जबकि यहां पर दो कणों के बीच की दूरी की बात की जाए तो देखिए ना भैया और कणों के बीच की दूरी बढ़ गया। उम्मीद करते हैं बातों को समझ गए होंगे आप लोग। यहां पर जो दूरियां होगी, कणों के बीच की जो दूरी होगी वो बहुत कम होगी, यहां पर दो कणों के बीच की दूरी जो होगी वो बीचों बीच होगी, जबकि यहां पर दो कणों के बीच की दूरी जो होगी वो थोड़े थोड़े मतलब काफी दूर दूर होंगे। एक यहां पर भेंट होंगे तो दूसरा भैया मानकर चलिए कि बहुत दूर पर जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिखा है कि कण एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक होते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ इसी बात को देखते हुए कि कण एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक होते, जबकि हमने यहां पर क्या लिखा, हमने यहां पर लिखा कि कण एक दूसरे से गैस के कणों की अपेक्षा नजदीक रहते हैं। मतलब गैस में जो दूरियां हैं वो बहुत दूर दूर है, कण एक दूसरे से काफी दूर दूर है, लेकिन लिक्विड के अंदर इसकी अपेक्षा जो दूरी होगी वो कम होगी, दूरी जो होगी वो कम होगी। तो भी तो हमने लिखा कि कण एक दूसरे से गैस के कणों की अपेक्षा नजदीक रहते हैं। बात समझ गए क्या आप। जबकि यहां पर कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, बातों को आप लोग बेहतर क्वालिटी से समझे होंगे, बात बढ़िया से झलक रही होगी आपके दिमाग में कि कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, किसके अंदर, तो भैया गैस के अंदर। जबकि लिक्विड के अंदर जो कण होंगे एक दूसरे से गैस के कणों की अपेक्षा नजदीक होंगे, जबकि ठोस के अंदर जो कण होंगे काफी एक नजदीक होंगे, एकदम पास पास होंगे। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। अब यहां पर आप लोग पढ़िए नीचे की ओर, नीचे हमने लिखा है कि जिसके चलते इनकी सघन और सुनिश्चित आकृति होती। हाँ भैया यह बात तो तय है कि जहां पर कण एक दूसरे से पास पास क्लोज नियरेस्ट नियरेस्ट होंगे, एकदम नजदीक नजदीक होंगे, तो एक फिक्स आकृति बनेगी, एक नियमित आकृति बनेगी, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति प्राप्त होगी। जैसे गोलाकार प्राप्त होगा, घनाकार प्राप्त होगा, ईंट के आकार के प्राप्त होगा। भैया हमारे मतलब बहुत से ज्यामितीय स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे, क्योंकि आप वही लोग सोचिए ना भैया, कण क्या है एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक। अब आप वही लोग सोचिए ना भैया,
आप वहीं लोग 20 गेंद को उठाइए, 20 फुटबॉल को उठाइए और एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक सजाइए ना। नजदीक नजदीक सजाने के बाद आपको यह प्रतीत होगा कि कोई एक ज्यामितीय आकृति प्राप्त होगी फुटबॉल को सजाने पर। कहे से कि यहां पर कण एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक होते हैं। यहां पर सुनिए, इन दोनों में कण एक दूसरे से गैस के कणों की अपेक्षा नजदीक रहते हैं, जबकि कण एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं। इन दोनों बातों का कंक्लूजन हमने बात नीचे लिखा हुआ है। नीचे कंक्लूजन के तौर पर हमने क्या लिखा कि जिसके चलते द्रव और गैस की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है। मतलब कि द्रव और लिक्विड की कोई फिक्स आकृति नहीं होती है, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। किसका किसका? द्रव का और गैस का। इन्हें जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार धारण कर लेते हैं। हाँ भैया, यह भी बात सत्य है कि द्रव को और गैस को जिस पात्र में रखेंगे, आप लोग अगरबत्ती जलाकर देखिएगा भैया, हमारे एक आयताकार अगरबत्ती, एक आयताकार घर में अगरबत्ती जलाकर देखिएगा तो पता चलेगा कि आयताकार लेखा हो गया। गैस में भैया, गैस के टंकी में गैस के टंकी के आकार के हो जाते हैं। पानी, एक लोटा पानी को आप बड़े भैया एक गिलास में रखिए तो क्या होगा भैया, हमारे गिलासाकार हो जाएगा। ठीक है ना? आप उसी एक लोटा पानी को भैया हमारे मग में रखिए, जग में रखिए तो वह जगाकार हो जाएगा। बात को समझ गए होंगे, सारी पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो ये बात भैया बहुत बढ़िया बात है। इसे आप लोग थोड़ी सी सोचिए, समझिए कि हमने क्या बताया, हमने क्या समझाया आप लोगों को। तो हमने समझाया कि पदार्थ में कण के पोजीशंस के आधार पर, कण के स्थिति के आधार पर पदार्थ जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। एक भैया ठोस, दूसरा भैया द्रव होता है और तीसरा गैस होता है। पहला ठोस, द्रव, गैस। ठोस में जो कण होते हैं पास पास होते हैं, पूरी तरह से नियरेस्ट होते हैं, जिसके चलते इनकी सघन और सुनिश्चित आकृति होती है, जैसे गोलाकार, घनाकार। ठीक है ना? उसके बाद लिक्विड की और गैस की बात करें तो लिक्विड में कण एक दूसरे से गैस के कणों की अपेक्षा नजदीक रहते हैं, जबकि गैस में जो कण होते हैं एक दूसरे से काफी दूर दूर रहते हैं। अब भैया यहां पर गैस के कणों की अपेक्षा कम और यहां पर काफी दूर दूर होने के कारण जिसके चलते द्रव और गैस की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती। मतलब यहां पर कोई आकृति ही नहीं होती है। इन्हें जिस पात्र में रखेंगे उसी का आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है ना? तो अब बारी आती है हम लोगों की ठोस किसे कहते हैं। तो आप लोग ठोस का परिभाषा क्या लिखेंगे? तो ठोस के परिभाषा में आप लोग यही लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण एक दूसरे से काफी नजदीक नजदीक रहते हैं, जिसके चलते इनकी सघन और सुनिश्चित आकृति होती है, उसे ठोस कहते हैं। लेकिन ये डिफिनीशन जो होगा भैया हमारे, वो 9th 10th लेवल पर ठीक होते हैं। यहां पर भैया स्टैंडर्ड हम लोगों को डिफिनीशन देना है, तो यहां पर स्टैंडर्ड डिफिनीशन के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कण, चाहे जिसमें अवयवी कण के माने समझते हैं क्या आप लोग? कण, अवयवी कण के बारे में नहीं समझते हैं तो अवयवी कण उस कण को बोलते हैं जिससे उस पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हमारे पूरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? तो दो बाह से हुआ है, एक भैया कपार से हुआ है, उसके बाद एक नाक है, उसके बाद दो कान है। इन सारी वस्तुओं को एक साथ मिलाया गया है तो हमारे पूरे शरीर का निर्माण हो गया है। तो हमारा जो ये दो बाह हुआ, हमारा जो दो कान हुआ, हमारा जो एक नोज हुआ, ये सारे क्या है? तो हमारे शरीर के अवयवी कण है। ठीक है ना? तो हमने क्या बोला? ठोस के डिफिनीशन बोल रहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा आप लोग। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लिख देंगे और उसके बाद लिखकर समझाएंगे आप लोगों को कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कण निविड संकुलित के रूप में रहते हैं, ठोस कहलाते हैं। मतलब ये पूरे वर्ड तो, पूरे लाइन तो समझ में आया कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कण, जिसमें कण निविड संकुलित के रूप में रहते हैं, क्लोजली पैक्ड के रूप में रहते हैं। निविड संकुलित, संकुलन का इंग्लिश में हम लोग क्लोजली पैक्ड बोलते हैं। निविड संकुलित मींस
बंद 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 की बात कर रहे हैं, क्लोजली पैक्ड की। देखिए ना, यहां पर क्लोजली पैक्ड है, यहां पर जो ठोस की आकृति है क्लोजली पैक्ड है, निविड संकुलित के रूप में है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो अभी आपको जो नोट करना है नोट करिए, हम आपको समझा रहे हैं ठोस का परिभाषा। क्या आप लोग ठोस का परिभाषा, ठोस का परिभाषा है कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कण मीन्स अणु परमाणु आयन निविड संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। अब इस बात को हम समझा रहे हैं, गौर से आप लोग समझिएगा। जो बात हमने पीछे समझाया है उसी बात को थोड़ी सी मॉडिफाई करके लिखे हैं स्टैंडर्ड भाषा में, ठीक है ना। सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कण, बस यहां पर आकर आप लोग जो आ जा रहे होंगे, अवयवी कण मीन्स अणु परमाणु आयन निविड संकुलित, यही बात से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे। कोई बात ना, हम इसको बेहतर ढंग से समझा रहे हैं, समझिएगा आप लोग। क्लोजली देखिएगा, थोड़ा हमारा इंग्लिश पैदल है तो उसे आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। क्लोजली पैक्ड, निविड संकुलित, ध्यान से आप लोग समझिएगा। हमने क्या लिखा कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण मतलब समझ रहे हैं क्या। अवयवी कण का मतलब हम लोगों ने हम समझाए पिछले भाग में, इसी वीडियो के अंदर। अवयवी कण का मतलब यह होता है कि जिससे वह पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ है, ब्लड से हुआ है, त्वचा से हुआ है, मांस से हुआ है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होगा भैया हमारे। तो ब्लड, त्वचा, मांस, ये सब क्या है, तो हमारे शरीर के अवयवी कण हैं, अवयवी भाग हैं, पार्टिकल्स हैं, खंड हैं, पार्ट हैं। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो अवयवी कण के मतलब तो समझ गए आप लोग। अवयवी कण के जगह पर, अवयवी कण मीन्स अवयवी कण के स्थान पर क्या हो सकते हैं, या तो अणु हो सकते हैं, या परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। बात को समझ गए होंगे। मतलब किसी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई भैया या तो अणु होगा, ना तो परमाणु होगा, और नहीं तो आयन होंगे अवयवी कण के स्थान पर। अवयवी कण निविड संकुलित होते हैं, मीन्स क्लोजली पैक्ड, बंद होते हैं। एक भैया सीमा के अंदर सिमटे हुए रहते हैं, एक परिसीमा के अंदर सिमटे हुए रहते हैं, एक बाउंड्री के अंदर सिमटे हुए रहते हैं अणु परमाणु आयन, किसमें, ठोस के अंदर। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत परेशानी, बात क्लियर। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप लोग कि पदार्थ की वैसी अवस्था जिसमें अवयवी कण मीन्स अणु परमाणु आयन जिनसे ठोस मिलकर बना है, निविड संकुलित होते हैं, निविड संकुलित के रूप में रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस ठोस के सामान्य गुण के बारे में, सामान्य अभिलक्षण के बारे में। बाकी तब तक ये वीडियो आप लोग कैसे लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसा भी हो, जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।